हाय दोस्तों, वेलकम टू वे टू पीसीएस चैनल। और मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मोस्टली हम लोग एग्रीकल्चर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा आप लोगों को पता होगा 69th बीपीएससी के लिए ये सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं और एग्रीकल्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी मेंस के लिए। और ये मेरे द्वारा प्रेजेंट कर किया जा रहा है। मेरे बारे में आप लोग इधर देख सकते हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैंने 67th बीपीएससी में 99th रैंक हासिल किया है। और इधर हम लोग एक टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं जिसका डिटेल आप राइट साइड में देख सकते हैं। आज टेस्ट 4 शुरू होने वाला है 21 नवंबर को। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर निःशुल्क इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। अब हम लोग ये एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं। तो कुछ जो बेसिक टॉप डेटा वगैरह है वो मैंने ऊपर, ये हमारे नोट्स का कॉपी है तो थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। और आप लोग इस तरह का नोट्स बनाइए ताकि रिवीजन आप लोगों का काफ़ी आसान हो। तो एक पेज में ही मैंने सारे कुछ लिखने का कोशिश किया है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले है कि बिहार का जो 90% के आसपास पॉपुलेशन है वो रूरल है। ये 2011 सेंसस का डेटा है। अभी तो थोड़ा चेंज हो गया, बट आप स्टिल 2011 सेंसस का डेटा कोट कर सकते हैं। और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो लिख सकते हैं एज पर सेंसस 2011 90% ऑफ बिहार पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट रूरल। उसके बाद जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो पिछले कुछ सालों से करीब ऐसे ही 18-19-20% के आसपास रहता है। तो आप लिख सकते हैं अराउंड 19% या 18.9% ऑफ जीएसडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर। वैसे ही जो बिहार का वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, करेक्ट। तो 76% ऑफ वर्क फोर्स ऑफ बिहार इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस तरह से एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। फिर यहाँ पे एक डेटा है कि 60% ऑफ लैंड यूजेज जो है बिहार का वो एग्रीकल्चर में ही है। तो साथ ही बिहार जो है कुछ सारे फ्रूट और वेजिटेबल का जो है वन ऑफ द मेजर ग्रोअर ऑफ इन इंडिया है, जिसमें आम, अमरूद, बनाना, लीची, ये सब चीज़ें हैं। और जब फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप की स्टार्टिंग हुई थी तो एपीजे अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। और उन्होंने बोला था एग्रीकल्चर इज द कोर कम्पिटेंसी ऑफ बिहार। तो आप ना इसको कहीं पे कोट भी कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज द कोर कम्पिटेंसी ऑफ बिहार एंड फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर विल बी द वे टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहार। तो ये इनका एक कोट है। आप इसको इंट्रो का भी पार्ट बना सकते हैं कोट का। तो ये सारे डेटा आप इंट्रो का पार्ट बना सकते हैं या जहाँ भी लिखे वहाँ पे हाईलाइट करके इसको शो ऑफ करने का कोशिश करें। तो ये काफ़ी अच्छे डेटा है। उसके साथ ही एक यहाँ पे नीचे मैंने थोड़ा सा लिखा है कि बिहार को अभी तक ना टोटल 5 कृषि कर्मन अवार्ड मिल चुके हैं। कृषि कर्मन अवार्ड क्यों मिलता है? तो ये ना किसी भी क्रॉप में या सीरियल में, राइस, व्हीट, मेज, पल्स, इन सब चीज़ों में ना, कोर्स ग्रेन में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए ना कृषि कर्मन अवार्ड मिलता है। तो 2011-12 में बिहार को राइस के लिए मिला था, 2016-17 में मेज के लिए, 2017-18 में व्हीट के लिए, 2020 में फिर से मेज और व्हीट दोनों के लिए मिला था। तो ये है। इसके बाद एक और डेटा यहाँ पे है कि जो पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का जो ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं बिहार के पर्सपेक्टिव से, तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 2005 से 10 में 5.4% था, 2010 से 14 में 3.7% था, और अभी जो 2016 से 20 में है ये 2.1% ही है। तो ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो कि चिंता की विषय है, क्योंकि बिहार में जब आपको एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आबादी इसी पे डिपेंडेंट है, यही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो ये कम ग्रोथ रेट होना काफ़ी चिंता का विषय है। इसके बाद हम लोग बिहार में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैलेंजेज हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इधर राइट साइड में आप देख सकते हैं मैंने एक लिखा है इनपुट चैलेंजेज। तो इनपुट चैलेंजेज में क्या क्या है? तो जो भी चैलेंजेज हैं रिलेटेड टू सीड है, इरिगेशन है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, ये सब चीज़ें आपके इनपुट चैलेंजेज में आ जाते हैं। जैसे सीड में क्या है कि लो क्वालिटी सीड या ट्रेडिशनल सीड जो इनके घर का होता है वही लोग यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है उसमें जो पेस्ट रेसिस्टेंट क्षमता कम होती है, या फ्लड ड्राउट से लड़ने की क्षमता कम होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो उत्पाद काफ़ी कम होगा और फिर फाइनली आपको अच्छा मुनाफा नहीं होगा। सेम केस इरिगेशन में जाता है। अभी भी बिहार की जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो काफ़ी ख़राब है। काफ़ी सारा डिपेंडेंट, सबसे ज़्यादा जो है लोग वो ट्यूबवेल पे ही डिपेंडेंट है या फिर रेनफेड एग्रीकल्चर है, जिसके कारण अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता। फर्टिलाइज़र के केस में या तो ओवर यूज़ हो जाता है या फिर अंडर यूज़ होता है। रीज़न क्या है कि सॉइल हेल्थ टेस्टिंग फैसिलिटी काफ़ी कम है, जिसके कारण वो लोग टेस्ट नहीं कर पाते और फिर अपने मन से ही, जैसे भी मन होता है वैसे यूरिया और एनपीके फर्टिलाइजर्स डालते हैं,
जिससे सॉइल की एसिडिटी या बेसिक नेचर बढ़ जाता है और अल्टीमेटली उससे फसल को नुकसान हो जाता है। वैसे ही पेस्टिसाइड्स की समस्या है, लोगों को पता नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है कि कौन से पेस्टिसाइड्स यूज़ करने हैं, कितनी मात्रा में यूज़ करने हैं। तो इन सब का दुष्प्रभाव होता है और उससे फसल की जितनी उत्पाद होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है। तो ये एक इनपुट चैलेंजेज है। इसके बाद मैंने इधर जो एक मैप माइंड में दिखा, एक्चुअली इसी का एक पोर्शन ये भी होना चाहिए था। इसमें और देखते हैं जैसे लैंड यूज है, अभी भी जो 91% ऑफ जो लैंड होल्डिंग है बिहार में, वो मार्जिनल लैंड होल्डिंग है, जो कि 1 हेक्टेयर से कम का होता है। तो ये है। दूसरा एक और समस्या है कि यहाँ का जो लैंड रिकॉर्ड है अभी भी ऑब्सोलीट है। तो इन सब चीज़ों के कारण, काफ़ी छोटे लैंड होल्डिंग होने के कारण और लैंड रिकॉर्ड ऑब्सोलीट होने के कारण और काफ़ी ज़्यादा भूमि विवाद होने के कारण ना, किसी भी तरह की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं एग्रीकल्चर में। तो ये एक बड़ा समस्या है। फिर ऐसे ही इधर मैंने लिखा है कि फ्लड एंड ड्राउट तो समस्या है ही, पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार फ्लड से जूझता रहता है और पूरा का पूरा साउथ बिहार ड्राउट से। तो इस फ्लड एंड ड्राउट के सिचुएशन में हर बार की फसल, कोई ना कोई फसल को नुकसान हो ही जाता है। और अभी जो क्लाइमेट चेंज के इंसिडेंसेस के कारण ये सब चीज़ें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रही हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। फिर रेन फेड एग्रीकल्चर है कि हम लोगों का जो एग्रीकल्चर वो हेवीली डिपेंडेंट ऑन मानसून है। तो अगर किसी बार मानसून इम्पैक्टेड हो गया अल नीनो वगैरह के कारण या किसी और भी कारण से, तो बिहार की खेती जो है उस बार काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसके साथ ही जो 70% जो इरिगेशन के लिए डिपेंडेंसी है वो डीजल बेस्ड ट्यूबवेल्स पे है, और डीजल धीरे धीरे काफ़ी महंगा होता जा रहा है। तो इसीलिए जो फसल है वो काफ़ी महंगा होता जा रहा है। बिहार में किसानों के बस की बात नहीं रह गई है बिना सब्सिडी और बिना सरकार के मदद के अच्छे से एग्रीकल्चर कर पाना। इसके बाद इधर देख सकते हैं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये तो हुआ कि फसल उगाने में जो जो समस्याएं आती हैं। इसके बाद अगर आपने उगा भी लिया है तो उसको सही से मंडी तक पहुंचाने के लिए रोड कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, बहुत कम जगहों पर है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि प्रॉपर ऑल वेदर रोड की कमी है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, जो मंडी है उनकी कमी है, तो उसके कारण भी किसानों को अच्छा मुनाफा फाइनली नहीं हो पाता। काफ़ी सारे जो फसल है वो बर्बाद हो जाते हैं। उसका लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है। तो आप देख ही रहे हैं कि जो नए तरह के सीड वगैरह यूज़ करना है या फिर डीजल बेस्ड ट्यूबवेल यूज़ करना है या मैकेनाइजेशन करना है, इन सब चीज़ों के लिए ना काफ़ी सारा अब जो है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, जो किसानों को सस्ते में लोन प्राप्त हो, जो हो नहीं पा रहा है। तो उसके कारण, और दूसरा कारण क्या है कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी तो की है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी स्लो है। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए ये क्रेडिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट चूंकि मार्जिनल लैंड होल्डिंग भी है, ये भी एक कारण है कि उनके पास अच्छे लैंड होल्डिंग है नहीं, और जो लैंड रिकॉर्ड है वो भी ऑब्सोलीट है। तो कोई भी बैंकिंग सिस्टम या एनबीएफसी प्रॉपरली इन्हें क्रेडिट देना नहीं चाहती। इस केस में जो मनी लेंडर पे डिपेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये भी एक समस्या है और उन्हें काफ़ी महंगे दामों पर, काफ़ी महंगे इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना पड़ता है। तो ये उन्हें काफ़ी महंगा पड़ जाता है। उसके बाद सिमिलरली इनएडिक्वेट मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग है। तो आपके पास फूड तो काफ़ी होता है हमारे यहाँ, जैसे लीची गुआवा ये सब भी होता है, बट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी नहीं है हमारे पास अभी भी, और जो भी है भी वो पटना के आसपास ही लोकेटेड है। तो वहाँ तक लेके जाना ये सब काफ़ी बड़ी समस्या है। उसके बाद लोगों को सही समय पे ना एमएसपी जो सरकार हर बार डिसाइड करती है उसका सही से नॉलेज नहीं हो पाता है। जब आप फसल लगा देते हैं उसके बाद आपको एमएसपी का नॉलेज होता है, तो दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि फसल लगाने से पहले अगर आपको पता होगा कि एमएसपी कितना है, तो आप सही से जज कर पाएंगे कि कौन सा फसल लगाने से हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। अ, इसके बाद एक बड़ा पॉइंट है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। इसमें यह है कि फार्मर्स अभी भी ना सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, केवल सीरियल क्रॉपिंग करते हैं। सीड रिप्लेसमेंट रेशियो जो हमारे यहाँ बिहार का है वो अभी भी करीब 42% के आसपास है। और जो फार्मर्स को अच्छी वाली सीड प्रोवाइड भी करवाई जाती है, जो एक इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट एजेंसी, आत्मा भी बोलते हैं, एटीएम है, यहाँ पे मैंने रेड कलर से हाईलाइट भी किया। तो इसके सीड जल्दी आराम से लोगों को उपलब्ध नहीं है भी तो उस सीड की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें सही मात्रा में फूड फर्टिलाइज़र और इरिगेशन की ज़रूरत होती है। तो ये फर्टिलाइज़र इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होने के कारण उससे भी अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो और एग्रीकल्चरल एजुकेशन आर&डी वगैरह में बिहार सरकार का काफ़ी कम योगदान होता है, जिसके कारण हम लोग नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ नहीं कर पाते हैं, और इस सब के कारण जो बिहार का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम है।
तो ये सारे चैलेंजेज मैंने लिखे हैं। इसको आप अच्छे से अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जल्दी से थोड़ा सारे जो कृषि के रोड मैप है वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट रोड मैप 2008 से 12 के पीरियड में चलाया गया था। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार में आके इनॉग्रेट किया था इसको। और इसमें मोस्टली फोकस रेनबो रिवॉल्यूशन पर दिया गया था। रेनबो रिवॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आप न केवल सीरियल क्रॉपिंग पे ध्यान देते हैं, उसके साथ साथ आप हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट कृषि रोड मैप से हम लोग सीरियल क्रॉपिंग से रेनबो रिवॉल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे सीड एक्सटेंशन स्कीम चलाए गए थे, जिससे किसानों को सर्टिफाइड सीड काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो सके। तो ये स्कीम है सीड एक्सटेंशन स्कीम, सीड ग्राम स्कीम है। और 23 फसलों का जो सर्टिफाइड क्रॉप है वो अवेलेबल करवाया गया था। और एम रखा गया था कि हम लोग बाय द एंड ऑफ फर्स्ट कृषि रोड मैप 83% के आसपास सीड रिप्लेसमेंट रेशियो को अचीव कर लें, जो कि अभी भी नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ ही इम्फेसिस दिया गया था बायो फार्मिंग पे, फार्म मैकेनाइजिंग पे, एसआरआई कल्टीवेशन, जो कि सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन इंटेंसिफिकेशन है। उसके बाद फूड ग्रेशन, इस रोड मैप के कारण ही फूड प्रोडक्शन हमारा काफ़ी बढ़ गया था। और उसका नतीजा था 2011-12 में हमें धान की खेती के लिए कृषि कर्मण अवार्ड मिला था। उसके बाद 2012 से 17 में सेकेंड कृषि रोड मैप प्रणब मुखर्जी ने स्टार्ट किया था। और इसमें मोस्टली हम लोग प्रोडक्शन के साथ साथ और सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे, जिसमें फूड ग्रेन और उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। फार्मर के इनकम को आर्गूमेंट और ज़्यादा हो इनकम, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही फार्मर को अच्छे से जो एग्रीकल्चर के लिए पावर सप्लाई, स्टोरेज फैसिलिटी, प्रोमोट फूड प्रोसेसिंग, ये सारे जो एग्रीकल्चर के अलाइड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट है उस पर फोकस दिया जाएगा। साथ ही मेकिंग बिहार सेल्फ रिलायंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इस पे ध्यान दिया गया था। अब चूंकि पावर और इन सब चीज़ों के अच्छे से अवेलेबिलिटी के लिए ना इसमें फोकस किया गया था कि जो भी हैबिटेट है, गांव वगैरह कोई भी है जहाँ पे 250 से ज़्यादा की जनसंख्या है, उसको कंक्रीट रोड से मार्केट तक जोड़ा जाए। उसी तरह क्लाइमेट चेंज को ध्यान देने के लिए जो हमारा ग्रीन कवर है उसको फोकस किया गया था कि 9% से बढ़ाकर 15% किया जाए 2012 तक। साथ ही नए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में दूसरा यूनिवर्सिटी था, उसको इस्टेब्लिश किया गया। और सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज सब में एग्रीकल्चरल कॉलेजेस खोले गए। इसके बाद थर्ड एग्रीकल्चरल रोड मैप 2017 से 22 में स्टार्ट किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं ये 1 पॉइंट, आई गेस मैंने लिखा नहीं है, शायद ये रामनाथ कोविंद सर ने स्टार्ट किया था, जो उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे। इसमें मोस्टली देख सकते हैं आप 1.54 लाख करोड़ इस पे फोकस किया गया था। इसके साथ एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो ये मोटो था वो था वन बिहारी डिश इन द प्लेट ऑफ एवरी इंडियन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। और बहुत सारे डिपार्टमेंट को साथ में लेकर ये काम किया गया था। जो इसमें मेजर फोकस वाली पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें था ऑर्गेनिक कॉरिडोर गंगा रिवर के, और जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे है उसके आसपास हम लोग ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाएंगे। और साथ ही ऑर्गेनिक ग्रीन मैन्योर, केमिकल फर्टिलाइजर को कम यूज़ करेंगे और ऑर्गेनिक ग्रीन मैन्योर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। साथ ही किसानों को जो है 20,000 किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड किया था, 6,000 रुपये। फिशरी कॉलेज खोला गया था किशनगंज में। बिहार 3 लेयर बिहार विजिटेबल प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव सिस्टम को डेवलप किया गया था। साथ ही आप देख सकते हैं सेकेंड कृषि रोड मैप से ही पावर एग्रीकल्चर के लिए पावर नेटवर्क पे काफी ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें था कि 1500 मेगावाट का पावर नेटवर्क शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी पंप, न कि डीजल पंप के बदले इलेक्ट्रिसिटी पंप पे सबको जो किसान है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ग्रीन कवर जो था फॉरेस्ट और जो स्टेट का ग्रीन कवर था उसको 15% से बढ़ा के 17% करने का एम था। जो पिछली बार सेकेंड रोड मैप में 250 लोगों के बस्ती को रोड से जोड़ना था, इसमें 100 लोगों से बड़ी बस्ती जो भी है उसको रोड से जोड़ के अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। फिर फार्मर को ना बर्निंग ऑफ स्टबल से रोकने के लिए, जो बाद में किसान जो है जो खेत में लगे रह जाते हैं क्रॉप काटने के बाद, जो उसकी डंटी लगी रह जाती है जिसको स्टबल बोलते हैं हम लोग, तो उसको जलाने के बदले उसका यूज करने के लिए, जिसके लिए स्ट्रॉ ट्रैक्टर और चॉफर कटर, इन सब के लिए फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड की जाए। साथ ही एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, बी कीपिंग, इन सब को काफ़ी फोकस दिया गया था। इससे रिलेटेड सब्सिडी वगैरह दी गई थी सरकार को। और प्रोडक्शन ऑफ पल्स और ऑयल सीड को भी बढ़ावा देने, तो ये थर्ड रोड मैप काफ़ी बड़ा और इंटेंसिव था। इसमें देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों पर फोकस की गई थी।
उसके बाद अभी जो फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप है जो कि 23 से 28 तक, एक्चुअली जो थर्ड रोड मैप था वो ऑफिशियली 22 तक था, लेकिन उसको बढ़ाकर 23 तक कर दिया गया था, और 23 से 28 के लिए फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप लाया गया है। इसमें देख सकते हैं मोस्टली हम लोग क्या चाह रहे हैं कि जो नॉर्मल सीरियल हम लोग यूज, उसके अलावा जो मिलेट है, ऑयल सीड और पल्सेस है, उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। साथ ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और फार्मर की इनकम कैसे बढ़ेगी, इस पे ध्यान देना है। डिजिटल एग्रीकल्चर पे काफ़ी फोकस है, ताकि फार्मर जो है लेटेस्ट अपडेट, जिससे कि वेदर कंडीशन, आईटी रिलेटेड सपोर्ट जो है, मार्केटिंग जैसे नैम वगैरह है, जो नेशनल ई मार्केट है, उन सब से रिलेटेड सारी जानकारी जो है किसानों को मोबाइल के माध्यम से उनके आराम से उपलब्ध हो सके, तो इसलिए डिजिटल एग्रीकल्चर पर काफ़ी फोकस है। साथ ही एक और ये स्कीम है, ये काफ़ी अच्छा स्कीम है कि नैनो यूरिया का यूज़ किया जाएगा और ड्रोन्स यूज़ किए जाएंगे उनको स्पेसिफिकली सही तरह से, सही मात्रा से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खेतों में। तो नैनो यूरिया इज़ अ फर्टिलाइजर इन नैनो फॉर्म और इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिक्वायर्स लो क्वांटिटी। उसके साथ ही जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है उस पे तो थ्रस्ट रहेगा ही। तो फूड ग्रेन के प्रोडक्शन पे, उसके इनकम पे, डिजिटल एग्रीकल्चर पे, नैनो यूरिया पे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, इन सारी चीज़ों पर फोर्थ एग्रीकल्चर में फोकस दिया गया है। इसके साथ ही ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड बेसिक चीज़ें थी। मैं एक और वीडियो लाऊंगा एग्रीकल्चर पे, जिसमें कि बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे सारे स्कीम्स का डिटेल होगा। और ये देख सकते हैं हम लोगों ने इस टेलीग्राम चैनल पर ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। हमारा ये यूट्यूब चैनल का लिंक है, ये वर्डप्रेस हमारा वेबसाइट भी है, इस पर जाकर आप लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोगों ने ब्लॉग लिखा हुआ है वो पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी वहाँ से आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर किसी तरह का और सपोर्ट चाहिए तो आप हमें जीमेल पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।